नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी हैं और आगे मैं इस साक्षात्कार को फिल्माने जा रहा हूँ। 3 दिन पहले बिहार सरकार के शिक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होती है। तमाम मीडिया घरानों में सरगर्मी देखी जाती है कि उस नोटिफिकेशन को कब खबर में बदल दिया जाए। जब इस खबर की पुष्टि तमाम मीडिया घराने बिहार सरकार के वेबसाइट पर जाकर के करती है तो वो खबर की पुष्टि हो जाती है और हम लोग भी उस खबर को पुष्टि करने में बिहार सरकार के वेबसाइट पे जाते हैं तो वो खबर पक्की साबित हो जाती है, नहीं तो र्यूमर गाहे बगाहे हमेशा ही फैलते रहता है। खबर ये होती है कि कुछ ही घंटों के बाद इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम का घोषणा हो जाएगा। तब ये खबर की पुष्टि हो जाती है और लोगों में संजीदगी देखी जाती है और उसी संजीदगी में एक तबका ऐसा भी होता है जो हर वर्ष इस परीक्षा में अपने आप को शरीक करता है और उस तबके का नाम होता है छात्र और छात्राएं। ये तमाम छात्र और छात्राएं हर वर्ष बिहार में जो ये परीक्षाएं होती है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं, उनमें ये शरीक होते हैं और अपने मुस्तकबिल को साधने में ये यहीं से अपने रास्ता को अख्तियार करने लगते हैं। तो अभी जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं वो झंझारपुर का ही एक जगह है और झंझारपुर के कैथिनिया एक ग्राम है जो अच्छा खासा जनसंख्या दबिश को लेकर के इस जगह पे स्थापित है। तो अभी हम कैथिनिया में मौजूद हैं और कैथिनिया का ही एक टॉपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। अभी उनके पास हम कैमरा नहीं ले जाएंगे, हम थोड़ा सा आप लोगों को और भी कुछ तथ्यों पर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। और इस बार जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट पिछले बार की अपेक्षा अच्छा है और 89% इस बार का रिजल्ट है। यूँ अगर आर्ट्स की बात कर ले तो 79.53 और कॉमर्स की बात कर ले तो 90 से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा और साइंस की बात कर ले तो 79.81% जो है वो साइंस का रिजल्ट है। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया, जितने भी बच्चे थे वो निहायती गरीब परिवार से थे, जितने भी टॉपर्स हुए हैं बिहार में। तो एक कविता के 4 पंक्तियों के साथ ये माइक मैं उस परीक्षार्थी जो अब उत्तीर्ण हो गए हैं एक उत्कृष्ट नंबर को लेकर के, एक कविता है और जितने भी इस बार जो बच्चे प्रथम उत्तीर्णता में भी उत्कृष्ट नंबर लाए हैं वो निहायती गरीब परिवार से थे। अगर आप तमाम रिपोर्टिंग को देखते होंगे मीडिया चैनलों पे तो किसी का कोई गरीब परिवार से था तो कोई सब्जी बेचने वाला, तो इन तरह के जितने भी छोटे वर्ग के बच्चे थे वो अभी अव्वल आए हैं। तो कविता का चार लाइन मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने वाला हूँ। उसके बाद ये माइक उनके पास चले जाएगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये पथिक ऐसे पथ के पथिक थे जिन्होंने तमाम धारा के प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति के बावजूद भी, कोरोना महामारी के इस दंश के बावजूद भी इन्होंने किस तरह से तैयारी किया और इस क्षेत्र के लिए कॉमर्स में बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं। शायद जिला में इनका तीसरा या चौथा नाम है, मधुबनी जिला में तीसरा या चौथा अंक प्राप्त किए हैं। हमारे साथ अभी तन्मय उपस्थित हैं। आपका बेहद स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म पे। नमस्कार, मैं तन्मय कुमार कैथिनिया से। ये तन्मय है और इनका घर जो है वो कैथिनिया का है। सबसे पहला सवाल, इसे तुम मत समझना, लग कैसे रहा है? बहुत खुशी हो रही है। जितना मेहनत किए थे वो लग रहा है जो रंग लाया है और आगे करना है कुछ। तो ये 2 साल का मेहनत होता है। बच्चे, हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं और हम परीक्षा के क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल पूछेंगे। 2 साल का ये जो होता है वो सिलसिला होता है। इसमें बच्चे बड़ी तटस्थता से परीक्षा में लगे रहते हैं। सबसे पहले तो अब 10th के बाद विषय चुनना, उसके बाद कोचिंग करना, दिन रात मेहनत करना और उसके बाद जो मेहनताना इस तरह से मिल जाता है तो ये समाज के लिए और आगत कॉमर्स के तमाम बच्चों के लिए ये नज़ीर भी साबित हो जाते हैं। तो पहला सवाल, जो बच्चे, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले आपके भाई बहन जो इस कॉमर्शियल बैकग्राउंड में जाएंगे, 12th में पढ़ेंगे, बच्चे कॉमर्स ही क्यों रखें? आपने कॉमर्स ही क्यों रखा? साइंस भी आप रख सकते थे।
कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसकी अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आगे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इस विषय में। जैसे कि आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे लक्ष्य सब हैं, इसी को देखते हुए मैंने कॉमर्स कितना नंबर आया है आपको? 453। 453। और 453 जिला में कितना स्थान है आपका? जिला में चौथा स्थान आता है। जिला में चौथा स्थान है इनका, और 453 नंबर ले करके ये अपने माता पिता और समाज का नाम और भी मयार पे पहुंचाए हैं। तो आपने कहा कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको आगे क्या करना है। आपने बताया कि सीए होता है, बहुत तरह का इसमें फाउंडेशन कोर्स होते हैं जिसमें जा कर के आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। आपने क्यों रखा था कॉमर्स? आप साइंस भी तो रख सकते थे, ये मेरा सवाल था। मैं साइंस रख सकता था, लेकिन मैं शुरू से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, इसीलिए कॉमर्स रखा। तो जब ये खबर की पुष्टि आपको हो गई कि आपको इतना अच्छा मार्क आया है, तो कहाँ-कहाँ से आपको शुभकामनाएं मिली? दोस्तों से शुभकामनाएं मिली, परिवार वालों से मिली, समाज से मिली, शिक्षकों से मिली, आसपास के सभी ग्रामीण से मिली। तो तन्मय, एक चीज़ बताइए कि जब आपको इतना अच्छा मार्क आया, कितनी मजीदगी से आप पढ़ाई करते रहे? कोचिंग जाना, उसके बाद घर पे कितने घंटे तक, जो एक सिलसिला होता है पढ़ने का। जब आप यूपीएससी वाले के इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि आप जो हैं वो कितने घंटा पढ़ते थे। लेकिन ये सवाल मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे, अगर सही से पढ़ ले तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं आपसे वही प्रश्न पूछूंगा कि ये जो पढ़ाई का जो एक सिलसिला होता है, ये कितने घंटे आप पढ़ते थे या फिर क्या आपका दिनचर्या रहता था? सुबह 8 बजे से, मतलब 8 बजे जाते थे यहाँ से, तो 9 से 10 इंग्लिश क्लास चलता था, और 10:30 से 12, 12:30, 2 तक चलता था कॉमर्स क्लास। उसमें अकाउंट्स पढ़ाई होता था, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स इत्यादि विषय की पढ़ाई होती थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद शाम को थोड़ा देर रेस्ट के बाद, शाम को 7 से 9 तक पढ़ाई किए। उसके बाद फिर अपना सोए, खाना खाना पी के फिर सुबह में थोड़ा 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई किए। ये आपका दिनचर्या था। तो बहुत सारे ये लोग कहते रहते हैं कि नहीं, हम 3 घंटा पढ़ते थे, हम 8 घंटा पढ़ते थे। ये कहाँ तक है आपको लगता है? नहीं, जहाँ तक मेरी सोच है, पढ़ाई आप 2 ही घंटा कीजिए, लेकिन फुली कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। वही हम 3 घंटा ही पढ़ते थे, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन के साथ। इस बार का जो 10th और इंटर की आप परीक्षा को देखें, और उस परीक्षा में जो परीक्षार्थी जो शामिल हुए हैं, उनके लिए मुश्किल ये था कि कोरोना महामारी का आ जाना, उसके बाद तमाम कोचिंग संस्थान, स्कूलों का बेहद बृहद तरीके से बंद हो जाना, उसके बाद फिर से चालू होना। तो उस चालू होने में भी उतनी संजीदगी नहीं देखी गई। कितना आपको ये सारी चीज़ें आपके मार्ग में बाधक के रूप में आई? कोरोना महामारी से तो विद्यार्थियों को बहुत क्षति हुई, लेकिन हमारे जो शिक्षक थे शारदा कॉमर्स एकेडमी झंझारपुर, उनके वहाँ के कर्मचारी लोग, मतलब शिक्षक लोग काफ़ी हद तक सपोर्ट किए। बार बार ब्रेक होता था 2 महीने के लिए, फिर से शुरू करना, इसमें काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन शिक्षकों के सपोर्ट से आगे बढ़ पाए। तो घर पे ही तुम पढ़ते थे कि मतलब, या फिर कोचिंग हमेशा ही चलता रहता था? कोचिंग चलता था, लेकिन जब बीच में बंद हुआ था तो उस टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मतलब सवाल ऑनलाइन हाँ करते थे जी, आप? सवाल बना बना के भेजते थे। तो परेशानियाँ कितनी हुई इस परिस्थिति में? परेशानियाँ तो हुई थी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लास में, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो इन परिस्थानियों को, परिस्थितियों को, प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी आप इतना अच्छा मार्क लाए। सबसे भारी विषय आपको कौन सा लगा? सबसे भारी तो इंग्लिश ही लगा, थोड़ा थोड़ा ही लगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया उसमें मार्क्स। अच्छा, कितना कितना आप कौन कौन सा विषय रखे थे? इसमें भी बहुत तरह का विषय, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, मैं कॉमर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, मैं साइंस का था, उसमें ज़्यादा हम सरोकार नहीं रखते हैं। लेकिन तब पर भी आप मुझे ये बताइए कि कौन सा विषय आपको सबसे ज़्यादा भारी लगा? आप किन विषयों का चयन कर इस मार्क के हकदार हुए हैं? विषय तो कोई भारी नहीं था उतना, लेकिन फिर भी सब मिला जुला के ठीक था। जब हम फॉर्म भरे एग्ज़ाम का, एडमिशन लेने गए, तो उस समय अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 मेन सब्जेक्ट था, और एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स था। अच्छा,
कितना कितना मार्क आया है सब में? अकाउंट्स में आया 94, बिजनेस स्टडीज में 97, एंटरप्रेन्योरशिप में 91, इंग्लिश में 83 और हिंदी में 87 आया। इकोनॉमिक्स जो तो एक्स्ट्रा सभी में सब्जेक्ट डी लगा है कि नहीं? डी लगा है। सभी में डी लगा है, तो डी अब कितना मार्क चाहिए तुमको? तो ये तुम्हारा जो आप ये बता रहे हो कि सभी में डी लगा है, तब पर भी कहीं ना कहीं कसक है कि उसमें भी 90 आना चाहिए। इसमें इकोनॉमिक्स में कम आया है। इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा था। अच्छा, एक्स्ट्रा था, हाँ, इंग्लिश में कम हाँ आया है। इंग्लिश में कम आया है। अच्छा, तो 83 मार्क होने के बावजूद भी आप बता रहे हैं कि इतना कम मार्क आया है। मुझे तो नहीं लगता कि कम मार्क आया है, लेकिन चलिए, क्या कहना होगा आगत इंटरमीडिएट में जो बच्चे होंगे, जो आने वाले हैं, और 10th का भी रिजल्ट कुछ ही दिनों में प्रकाशित होने वाला है। उसके बाद बच्चे अपना बुनियाद रखेंगे, 11वीं से अपने भविष्य की ओर बुनियाद रखेंगे, और आपने उस बुनियाद के दहलीज को पार कर लिया है। इसके बाद आपको क्या बनना है, और आने वाले तमाम बच्चों के लिए आप नज़ीर तो साबित हो ही गए हैं कि इस क्षेत्र में रहने के बावजूद भी आप जिला में चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। यह आपसे सीखने वाली बात होगी उन तमाम छोटे बच्चों के लिए। उन छोटे बच्चों को किन बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए वो भी आपके जैसे प्रफुल्लित रिजल्ट समाज को दें, अपना नाम ऊंचा करें, और उसके बाद आपको इसके बाद क्या करना है? मुझे इसके बाद अभी सीए फाउंडेशन करना है। अच्छा। आगे सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। हम्म। जहाँ तक बच्चों की बात है तो हम उन्हें यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी विषय सेलेक्ट करें उसमें अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी कोर्स चुनें। हम्म। तो मतलब किन बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए वो, अगर अगर उन्हें लगा कि नहीं, तन्मय का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे भी कॉमर्स रखना चाहिए, तो वो कॉमर्स क्यों रखें और किन बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए वो सिर्फ कॉमर्स रखें और कॉमर्स में सफल हो? कॉमर्स के बहुत सारे हम्म। आगे कॉमर्स के आगे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मतलब जिसमें आप सक्सेस कर सकते हैं। हम्म। कॉमर्स से आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो अगर आजकल बिजनेस हम्म। इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को देखते अगर हुए किसी को व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इस हाँ क्षेत्र, इस विषय को ले सकता कॉमर्स है। ले सकता है। हाँ, तो पढ़ी, अगर मान लो कि वो विद्यार्थी ले लिया, वो स्ट्रीम ले लिया, और उसके बाद उसे भी तन्मय पार्ट 2 क्रिएट करना है, हैं? तो वो जो है वो बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए परीक्षा की तैयारी करेंगे। जैसे आपने किया ना परीक्षा की तैयारी, आपका शेड्यूल क्या रहा? पढ़ाई का हाँ, शेड्यूल। परीक्षा के दौरान। परीक्षा के दौरान सबसे पहले तो उनको सवाल पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 से 20 मार्क्स का अकाउंट्स में सवाल ही आता है। जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज़ की, उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, उसमें लिखना ज़्यादा रहता है। तो उसमें राइटिंग पे थोड़ा प्रैक्टिस बनाना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए और कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव पे तो कमांड राइटिंग करना। भी इसमें मायने जी रखता है। राइटिंग भी मायने रखता है। और जहाँ तक हमारे जितने भी दोस्त हैं, हालांकि जो कैमरा के पीछे हैं वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, उनका भी मानना रहता है कि इसमें जो है वो सवाल भी होता है और थ्योरी भी होता है। तो थ्योरी पे ज़्यादा मार्क उठता है या सवाल पे? सवाल में यह है कि अगर आप सवाल बनाते हैं तो उसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है। थ्योरी में चांस रहता है कि हाँ। कहीं कट भी सकता है, हाँ। लेकिन अगर आप सवाल बनाते तो हैं तो सब आप किस तरफ से ज़्यादा ये किए? हम तो क्वेश्चन में जितना सवाल था उस सवाल पूरा बनाए। आप सवाल, जी आपका निगाह थ्योरी की हाँ, तरफ नहीं था? थ्योरी पर था लेकिन कम था, सवाल पर कुछ ज़्यादा था। अच्छा। सवाल का प्रैक्टिस बढ़िया से किए थे, हम्म। उस सवाल पे ही ज़्यादा फोकस दिए थे। और उसके बाद इंग्लिश की तैयारी? इंग्लिश की तैयारी यहाँ इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट झंझारपुर वो में वहीं कोचिंग से का किए थे। ब्रांडिंग आप मत कीजिए, हम ये को ब्रांडिंग करने नहीं आए हैं। तैयारी किस तरह से रही आपकी? इंग्लिश की तैयारी में भी बुक से ज़्यादा रहता है क्वेश्चन, मतलब बुक के अंदर से क्वेश्चन आंसर रहता है। आप ग्रामर पे फोकस कीजिए, ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्ट तुम्हारा ही दोस्त कुछ बता रहा था कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आपका था, इसमें ये आपका मार्क नहीं जुटा है, उसमें आपको कम मार्क मिला है, तो ऐसा क्यों हुआ? मेन सब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए उस पर इसीलिए थोड़ा आप फोकस नहीं उस दिए? पर उतना फोकस नहीं अच्छा, किया। फोकस कितना किए मार्क आया है? उसमें 70 आया। अच्छा तो है। तो इसमें भी आपको ये, हाँ उसमें आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया नहीं क्योंकि वो उतना मेन नहीं सब्जेक्ट। ध्यान दिया, मेन सब्जेक्ट पे हाँ। थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते। चीज़ मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें ये खबर आई कि तुम इतने अच्छे मार्क के हकदार हो गए,
तो यहाँ के जो उपस्थित बड़े बड़े भी यहाँ पे पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि रसूखदार मीडिया चैनल के भी पत्रकार हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा भी आपके तरफ आना उचित समझा या नहीं, या फिर आप लोगों की ये उपेक्षिता है कि आप लोगों ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया? नहीं, हम लोग ये इन्फॉर्म नहीं किए। नहीं किया। नहीं। तो आप लोग मतलब नहीं आना चाहते थे पेपर? हम तलाश रहे थे, इसीलिए हम यहाँ आए। हम तलाश रहे थे कि वैसे बच्चों को लाया जाए जिन बच्चों ने इस ग्रामीण परिवेश में रहने के बावजूद भी इतना अच्छा मार्क लाया है। और ये तमाम विधानसभा जो झंझारपुर विधानसभा है, इस क्षेत्र के लिए तुम आगत जितने भी कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए तुम नज़ीर साबित हुए हो। लेकिन तुम लोगों का ही ये ऐसा रहा कि जिसके कारण तुम लोग मीडिया को अप्रोच नहीं कर पाए, जी। ऐसा इसीलिए। हाँ। तो ऐसा ही इसीलिए रहा। और लेकिन हम लोगों का एक ही मोटो था कि इन लोगों के पास जाया जाए। अभी तो ये कॉमर्स के हैं, हम आर्ट्स वाले के पास जाएंगे और साइंस वाले से भी आप सभी को मुखातिब कराएंगे। सबसे अंतिम प्रश्न ना इसे समझकर एक चीज हमारे दर्शकों को बताएं कि इस सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार वालों, शिक्षकों, समाज को देना चाहता और अपने मेहनत को? हूँ। मेहनत को भी इनका मेहनताना जो है वो बहुत ही अच्छा मिला है। और इस तरह का मेहनत 2 वर्षों से लगातार करना और उसके बाद इस तरह का पारिश्रमिक मिल जाना, अपने मेहनत के तौर पर मेहनताना मिल जाना, ये बड़ी बात होती है। और इसे आप रूरल एरिया तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी समृद्ध एरिया है। और तमाम बाधाओं के लबरेज होने के बावजूद भी इसने इस क्षेत्र के लिए अपने आप को स्थापित किया और नज़ीर साबित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल अग्रिम और भी आगे बढ़े और आप तमाम बाधाओं को से उलझते हुए, उसे पटकते हुए आपका भविष्य और सुंदर हो। और आप जो आपका एक एम है कि सीए फाउंडेशन क्लियर कर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उस चीज़ में आप सफल हो। धन्यवाद। तो देखते रहिए न्यूट्रल जर्नलिज्म। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी थे और इधर मैं इस झंझारपुर के सटे हुए ग्राम कैथिनिया में मैं इस रिपोर्टिंग को फिल्मा रहा था, मैं इस साक्षात्कार को फिल्मा रहा था। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।